नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करते हैं मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के बारे में, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके नगर प्रशासन की समस्त जानकारी इस पुस्तक के बारे में इस पुस्तक के द्वारा हमें मिलेगी। तो मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्य वंश तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ये मौर्य वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पढ़ते हैं मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के बारे में। मौर्य वंश तथा पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या दिया गया है। मेगस्थनीज यूनानी सामंत सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व भारत में राज्य विस्तार के उद्देश्य से आया था, परंतु उसे चंद्रगुप्त मौर्य के सामने हार का सामना करना पड़ा। युद्ध समाप्ति के बाद संधि के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तथा राजधानी में जो कुछ देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक का प्रमाण माने तो बुद्ध एक काल्पनिक व्यक्ति है, क्योंकि मेगस्थनीज ने कहीं भी बौद्ध धर्म के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है तथा ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें अनेक फाटक और दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश भाग या मकान लकड़ी के बने हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद की बहुत ही मनोहर झांकी है तथा इसके द्वारा उनकी विशिष्टता का भी पता चलता है। पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत लेख मिलता है कि इस नगर के समानांतर चतुर्भुज नगर कहलाता है। इस नगर में चारों ओर लकड़ी की प्राचीर यानी दीवार है तथा इसके भीतर तीर छोड़ने के स्थान भी बने हुए हैं, जिससे सैनिक आसानी से शत्रु सैनिकों के ऊपर प्रहार करके उन्हें महल की प्राचीर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। राजप्रासाद की सुंदरता के सामने ईरानी जो राजप्रासाद सूसा और एक बूतना के जो महल है उनकी सुंदरता भी फीकी नजर आती है। राजप्रासाद के उद्यान में देसी तथा विदेशी दोनों प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। राजा का जीवन बहुत ही ऐशो आराम का था। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था तथा भवन के चारों ओर सुंदर एवं रमणीक उपवनों तथा उद्यानों से घिरा हुआ एक भवन था, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर पाले जाते थे। भवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर तथा बड़ी बड़ी मछलियां भी पाली जाती थी। राजा राजप्रासाद से सोने की पालकी तथा हाथी पर सवार होकर बाहर निकलता था। सम्राट की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की भव्यता का प्रमाण देने के लिए काफी है। राज्य में शांति तथा प्रशासन की अच्छी व्यवस्था थी। राज्य में अपराध कम होते थे। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन मिलता था। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं रुचि लेता था। तो कहा जाता है कि जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा होती है। अगर राजा अच्छा होगा तो उसकी प्रजा भी अच्छी होगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कितना अच्छा था। इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। हमें निम्न यूनानी लेखकों के द्वारा पता चलता है। वो कौन कौन से लेखक हैं, जिनमें एरियन है, स्ट्रेबो है, प्लिनी है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, डायाडोरस है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखना है, जिससे आपको पता चल सके कि इंडिका की जो जिसके बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य तथा पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं वो इन यूनानी लेखकों के द्वारा पता चलता है। ईश्वर के लिए नाम हेराक्लीज, विष्णु के लिए नाम प्रयोग किया जाता है डायोनिसस, शिव के लिए। ये जो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक है उसमें इन देवताओं के लिए जो नाम प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे विष्णु के लिए हेराक्लीज, डायोनिसस शिव के लिए। इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस है, जिसके बारे में हमें विलियम जोन्स ने बताया कि ये जो सेंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनकी जो राजधानी है उसका अध्ययन करते हैं। राजधानी का नाम पोलीब्रोथा
नाम मिलता है जो पाटलिपुत्र है। पोलीप्रोथा का वर्णन स्थान गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। तोरण द्वार 64 तोरण द्वार है और 570 बुर्ज या द्वार बुर्ज है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर यानी 80 स्टेडिया, चौड़ाई 3 किलोमीटर यानी 15 स्टेडिया। प्रशंसा के रूप में कहा गया है कि एक बेतना और सूसा के महल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। किसके बारे में? राजधानी और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा गया है। समितियां। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन को देखने के लिए 5 समितियां बनी हुई थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कुल सदस्य संख्या 30 है, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। प्रथम समिति है जो उद्योगों की देखरेख का काम करती थी। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितनी समितियां बनी हुई है। टोटल 5 समितियां बनी हुई है और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। और जो समितियां वो किस प्रकार से हैं, तो प्रथम समिति है उद्योगों की देखरेख का काम करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल का कार्य करती थी। तृतीय समिति जन्म मृत्यु का पंजीकरण करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम समिति कालाबाजारी तथा विक्रय का निरीक्षण करती थी। तो इस प्रकार से जो छठी समिति है वो विक्री कर का कार्य करती थी। तो टोटल समितियां 5 न होकर के 6 समितियां हैं। ऊपर जो लिखने में मिस्टेक हो गई तो इसको आप 6 ध्यान में रखना कि टोटल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हैं। तो 6 गुणा 5 यानी 30 सदस्य। संख्या हमने सही लगाई है, परंतु समितियों की संख्या कितनी है? 6 समितियां जो आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो इन सभी समितियों को इस प्रकार से याद रखना। सैन्य प्रशासन समितियां। तो सैन्य प्रशासन समितियां भी 6 है। मेगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन को देखने के लिए 6 समितियां बनी हुई है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। टोटल सदस्य संख्या है 30। इसमें भी मिस्टेक से 5 लिखा हुआ है। तो टोटल समितियां कितनी है? 6 समितियां हैं। प्रथम समिति जल सेना की देखभाल करती थी। द्वितीय समिति सामग्री यातायात तथा रसद सामग्री की व्यवस्था करती थी। तृतीय समिति पैदल सेना की देखभाल करती थी। चतुर्थ समिति अश्व सेना की देखभाल करती थी। पंचम समिति गज सेना की देखभाल करती थी। षष्ठ समिति रथ सेना की देखभाल करती थी। तो ये टोटल 6 समितियां हैं और 6 समितियों में 5 सदस्य हैं। टोटल सदस्य संख्या 30 है। तो अच्छी तरह से इनको पढ़ना, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना चतुरंगिनी सेना है, जिसमें पैदल अश्व गज रथ सेना के 4 अंग थे। तो इसी प्रकार से ये जो समितियां हैं वो भी इसी प्रकार से बनाई गई है। पैदल अश्व गज रथ, तो ये 4 सेना के अंग है। वैसे भी राजा के पास इस प्रकार से 4 सेना के अंग होते हैं। तो जो राजा जिसके पास इस प्रकार की सेना होती है या जो चतुरंगिनी सेना होती है, वह किसी भी शत्रु सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। मेगस्थनीज के जो भ्रामक विवरण हमें इंडिका पुस्तक में देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? मेगस्थनीज के अनुसार 7 प्रकार की जातियों का विवरण दिया गया है। जैसे दार्शनिक ब्राह्मण, वैसे 4 प्रकार की जातियां होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु मेगस्थनीज के अनुसार 7 प्रकार की जातियों का विवरण दिया गया है। पहले नंबर पर देखते हैं हम दार्शनिक जो ब्राह्मण है, व्यापारी जिन्हें वैश्य कहते हैं, योद्धा सैनिक जो क्षत्रिय है, कृषक, चरवाहे, गुप्तचर जिनका ओवरसियर्स नाम भी देखने को मिलता है, मंत्री परामर्शदाता, ये सभी शूद्र वर्ग में गिने जाते हैं। तो जो 7 प्रकार की जो जातियां हैं, दार्शनिक, व्यापारी, योद्धा, कृषक, चरवाहे, गुप्तचर और मंत्री, इन्हें आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि मेगस्थनीज के अनुसार 7 प्रकार की जातियां कौन कौन सी है। लेखन कला, मेगस्थनीज के अनुसार लेखन कला नहीं थी। अकाल, मेगस्थनीज के अनुसार अकाल नहीं पढ़ते थे, जबकि महास्थान लेख जो बांग्लादेश में मिला है और सोहगोरा जो यूपी
में जो लेख लिखा हुआ मिला है उनसे पता चलता है कि राजकीय अन्नागार की जानकारी मिलती है कि राजा के महल में बड़े बड़े अन्नागार होते थे, जिससे कोई ऐसी विपदा आती थी तो जनता की सहायता की जाती थी। तो मेगस्थनीज के अनुसार जो बताया गया कि अकाल नहीं पड़ते थे, फिर अन्नागारों की व्यवस्था किस लिए राजा ने की है, तो ये भ्रामक विवरण मिलते हैं मेगस्थनीज की इंडिका में। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में मेगस्थनीज के अनुसार भू राजस्व 1/4 भाग वसूल करते थे, जबकि राजा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था उस समय षडभागी 1/6 भाग वसूल करने के कारण राजा को षडभागी कहा जाता था, जबकि मेगस्थनीज ने 1/4 भाग वसूल करने की बात कही है। दास प्रथा मेगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार से हम और भी पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।